Hi, welcome back. This is your second lecture. So sorry for the interruption in between. So let's begin from the last class. So in the last class we discussed about set theory, ठीक है? और उसी सेट थ्योरी में हमने आगे एक्सटेंशन में पढ़ा फंक्शंस का क्या रोल है और फंक्शंस होते क्या है। उसी फंक्शन में हमने निकाला था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है? और लास्ट क्लास में हमने देखा था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मींस 2 डायमेंशनल स्पेस की बात की थी, जहां पे योर फर्स्ट पॉइंट वाज डिनोटेड बाय x1 y1 एंड सेकेंड पॉइंट वाज x2 y2, ठीक है? तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डी, दैट वाज रूट अंडर x1 माइनस y, x1 माइनस, यहां पे नोटेशन चेंज हो गया तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है? अगर आपको नोटेशन यहाँ पे अलग लेते हो, मान लो आपका एक पॉइंट है A जिसका नोटेशन है x1 x2, उसी तरह पॉइंट B है जिसका नोटेशन है y1 y2, या सिंप्लिसिटी के लिए समझो अगर आपके दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट x एंड पॉइंट y, तो x एक्सिस का इसका मेजरमेंट होगा x1, उसी तरह y पॉइंट के लिए x एक्सिस पे होगा y1, उसी तरह y एक्सिस पे पॉइंट x का कोऑर्डिनेट होगा x2 और y का होगा y2, ठीक है? इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस d निकालते हो तो दैट वाज रूट अंडर x1 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है? ये 2 डायमेंशनल स्पेस की बात हुई थी, इतना आपके एग्जाम में आता है। लेकिन अगर मान लो कभी एक्स्ट्रा पूछ लिया गया 3 डायमेंशनल स्पेस या n डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, तो आपको डरना नहीं है। जैसे आपने 2 डायमेंशनल स्पेस का देखा है, इसी में आप प्लस कर दोगे जो थर्ड डायमेंशन का डिस्टेंस होगा, ठीक है? तो उन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर निकाल लोगे, ठीक है? वो भी रूट के अंदर आएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो n डायमेंशनल स्पेस की बात करें, n डायमेंशनल मतलब आपको एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए n डिफरेंट एक्सिस चाहिए, ठीक है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मान लो उसके अलावा कोई अल्फा एक्सिस है, बीटा एक्सिस है, कुछ भी एक्सिस हो सकता है, ठीक है? तो ऐसे करके निकलेगा। तो एक पॉइंट आपका मान लो पॉइंट P है, ठीक है? और इस पॉइंट P का नोटेशन है मान लो P1 P2 P3 एंड सो ऑन टिल Pn। मतलब जो फर्स्ट एक्सिस है उस पे इसका पिवट डिस्टेंस है ओरिजिन से, ठीक है? उसी तरह सेकेंड एक्सिस पे ओरिजिन से P2 डिस्टेंस है, एंड लाइकवाइज फॉर द n डिफरेंट डायमेंशंस, ठीक है? उसी तरह दूसरा पॉइंट है Q, उस पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट बन रहा है फर्स्ट एक्सिस पे क्या है Q1, सेकेंड पे है Q2, थर्ड पे है Q3 एंड सो ऑन टिल Qn, n डिफरेंट डायमेंशंस का। तो इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकालोगे तो दैट डिस्टेंस d वुड बी लाइक रूट अंडर P1 माइनस Q1 का होल स्क्वायर प्लस P2 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस P3 माइनस Q3 होल स्क्वायर एंड सो ऑन टिल Pn माइनस Q1 का होल स्क्वायर, ठीक है? अब आप चाहो तो P के जगह Q को पहले लिख सकते हो और P को सेकेंड पॉइंट ले सकते हो, ठीक है? तो उसमें देखोगे P1 माइनस Q1 की जगह हो जाएगा Q1 माइनस P1, लेकिन जब उसका स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज सेम एज इट्स निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है? मतलब मान लो अगर मैं कोई निकालू इसका P1 माइनस Q1 का होल स्क्वायर, तो दिस वुड बी सेम एज Q1 माइनस P1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो Q1 माइनस P1, ठीक है,
और इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -1 से और इन सब का होल स्क्वायर निकाल रहा है। तो इसका मतलब हुआ -1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 एंड बाकी बीच का स्क्वायर करोगे तो Q1 माइनस P1 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आपका पॉइंट 1 कौन सा है, पॉइंट 2 कौन सा है, मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो n डिफरेंट डायमेंशन होंगे तो आप डिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पे मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट है आपको। ठीक है, इसके आगे अगर आप पढ़ोगे तो फंक्शंस में डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला होता है लीनियर फंक्शन। क्या होता है? लीनियर फंक्शन। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, एग्जाम के लिए यही दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीनियर का मतलब हुआ 1 पावर होंगे, मैक्सिमम पावर 1 होंगे, मैक्सिमम डिग्री 1 होगी। ठीक है, मतलब अगर आपका कोई वेरिएबल है x, ठीक है, इसका कोई फंक्शन है f ऑफ x जिसको आप डिनोट करते हो y से, सो दैट कैन बी रिटन एज ax प्लस b। ठीक है, और ये जो a और b होंगे ये दोनों कंस्टेंट होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर देख लो, अगर आपका कोई y इक्वल टू 2x प्लस 5 की बात करते हैं, दैट मीन्स दिस इज अ लीनियर फंक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शन क्यों है? क्योंकि जो भी वेरिएबल यहाँ पे x दिया हुआ है उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। ठीक है, तो ये हमारा मतलब था लीनियर फंक्शन का। ठीक है, यही आपका इकोनोमेट्रिक्स में देखोगे, लीनियर इन पैरामीटर्स। तो पैरामीटर की बात हुई है तो पैरामीटर आपका वहां पे β1 β2 या बीटा नट से भी स्टार्ट करते हैं तो बीटा नट। ठीक है, तो वहां पे याद रखना हमेशा लिनियर इन पैरामीटर का मतलब हुआ कि जो भी पैरामीटर्स आप बीटा के टर्म्स में लिखोगे वो पैरामीटर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? पावर 1 हो सकता है, उससे ज्यादा पावर नहीं हो सकता। समझ रहे हो? उससे ज्यादा पावर नहीं हो सकता। लेकिन आपके एक्स वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट है उसका पावर हो सकता है। लीनियर इन पैरामीटर है, लीनियर इन वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, तो इसका आप याद रखना, मैथ से रिलेशन बनाना। वहां पे कंफ्यूज मत करना, एक्स एक्स दोनों की जगह सेम नहीं है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल की बात हुई है। ठीक है, तो वहां पे आपके जो बात करते हैं लीनियर इन पैरामीटर की बात करते हैं। पैरामीटर आपका क्या है? बीटा है। ठीक है, और जो एक्स है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इसको याद रखना माइंड में ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है इसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो y इज फंक्शन ऑफ x, तो अगर इसका कोई ऐसा आता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन एक शेप देगा, इस शेप को बोलोगे पैराबोला। ठीक है, तो जो शेप बनेगा वो पैराबोला बनेगा, एक कर्व की तरह, कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। ठीक है, मतलब जैसे सांप को देखते हो तो सांप जैसे फर निकालता है तो उसका एक शेप बनता है बाउल शेप का, एक तरह से समझो तो बाउल आपका 3 डायमेंशनल है, लेकिन 3 डायमेंशन में नहीं जाओगे, 2 डायमेंशनल में बात करते हैं तो ऐसे होगा। 3 डायमेंशन में अगर 2 वेरिएबल है आपका तो उसमें आपका पैराबोला ना होकर के पैराबोलॉइड होगा। ठीक है, वो एग्जाम में नहीं पूछते हैं। अगर इसी की जगह पे अगर मान लो दिस z इज फंक्शन ऑफ x एंड y, और इसके जगह पे लिखते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस डी। ठीक है, तो ये आपका 2 डायमेंशन की बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है, y वेरिएबल है और इन दोनों करस्पॉन्डिंग z है। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल हो गया। तो ये इस तरह का जो शेप होगा उसको बोलोगे पैराबोलॉइड। ठीक है, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, तो इसको आपको इस करंट एग्जाम के लिए समझने की जरूरत नहीं है। इसका हो गया हमारे अंडरग्रेड में समझने के लिए बस। अब आपको इसके आगे इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, तो इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। समझना ये है कि पैराबोला का क्या रोल है। ठीक है, अब लेकिन समझने के लिए बस ये बात समझो कि अगर मैं इसके जगह पे
एक और फंक्शन लिखो z एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी वाई स्क्वायर एक्स प्लस डी। तो यहां पे आप देखोगे y का पावर इस वाले केस में 2 है और x का पावर 1 है, तो टोटल पावर वेरिएबल कितना हो गया 3। समझ रहे हो? उसी तरह यहाँ पे x का पावर कितना है 2, y का पावर कितना है 1, टोटल कितना होगा 3। तो इस केस में ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये है आपका क्यूबिक फंक्शन। ये क्या है क्यूबिक फंक्शन, क्योंकि ये पावर मैक्सिमम पावर कितना दे रहा है 3 दे रहा है, डिग्री कितनी हुई 3। ठीक है, तो इसलिए क्या है ये क्यूबिक फंक्शन है। याद रखना टोटल पावर एक पर्टिकुलर फंक्शन है, ये तीनों का मिलाकर एक फंक्शन बना है, 3-4 टोटल है। ये तुम्हारा कंस्टेंट हो गया और ये तीनों अलग अलग फंक्शन है, 3-4 का मिलाकर एक फंक्शन बना। ठीक है, सो यहां से आपको एक चीज समझ में आया कि अफेक्ट ऑफ फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2, 3, 4 एंड सो ऑन नंबर ऑफ फंक्शंस। समझ रहे हो? मतलब एक फंक्शन आपके बहुत सारे फंक्शंस का सम हो सकता है। अगर सम हो सकता है तो डिफरेंस भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है और क्वोशंट भी हो सकता है। लेकिन याद रहे आपका डिनोमिनेटर हमेशा 0 से अलग होना चाहिए। अगर आपका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर आपका 0 के बराबर होगा तो फ्रैक्शन जो आपका बनेगा मतलब वो भी फंक्शन का, वो फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड नहीं होगा। जब डिफाइंड ही नहीं होगा तो आपका फंक्शन बचेगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो इस चीज को आप एक बार लिख लो कि क्या है फंक्शन। इसकी बात करोगे तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लेकिन पहले वाले में दिस इज फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, यहां पे दिस इज फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, और ये जो है आपका लीनियर फंक्शन का एग्जांपल है और लास्ट वाला क्यूबिक फंक्शन का एग्जांपल है। एक बार इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग पैराबोला की बात करेंगे। जो आप देखोगे टोटल रेवेन्यू फंक्शन और आपका प्रॉफिट फंक्शन, तो ये सारे जो शेप्स देंगे आपके पैराबोला का ही शेप होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको समझते हैं। पैराबोला में आपने देखा दिस y was your function of x defined as ax square plus bx plus c। ठीक है, ये पैराबोला है। अब यहां पे याद रखना हमेशा कि अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है मतलब पहला टर्म पॉजिटिव है, पहला टर्म जो आ रहा है पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर, अगर एक्स का वैल्यू निगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा उसका वैल्यू स्क्वायर के टर्म्स में क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर 0 है तो 0 होगा। ठीक है, तो अगर ए ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स ये हमारा नन निगेटिव होगा। नन निगेटिव का मतलब होगा या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो या जब भी आपका ए ग्रेटर देन 0 होगा तो वैसे केस में इस पैराबोला का शेप कुछ यू शेप्ड का होगा। ठीक है, मतलब कुछ आपका इस शेप का होगा। ठीक है, जैसे कि आप अगर मान लो कि लोटस जैसे खिलता है तो लोटस 3 डायमेंशनल स्पेस, अगर उसको 2 डायमेंशनल स्पेस में देखें तो आपका इस तरह का शेप देगा। ठीक है, अगर वही आपका मान लो ए इज लेस देन 0, वैसे सिनारियो में आपका जो शेप होगा पैराबोला का इन्वर्टेड यू होगा। ये क्या है यू शेप्ड की तरफ। ठीक है, और ये क्या है
इन्वर्टेड यू। अब इन्वर्टेड यू शेप्ड में आपको ध्यान देना है कि इन्वर्टेड यू शेप्ड में जो भी होगा तो कुछ इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि आप जब ग्राफ बना रहे हो दो ही फंक्शंस दिख रहे हैं, एक जो फंक्शन है एक्स का और दूसरा वेरिएबल एक्स खुद ही। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो आपको कुछ एक्स एक्सिस इधर दिखेगा, वाई एक्सिस आपका कुछ इधर दिखेगा, ठीक है। तो एक्स के करस्पॉन्डिंग आपका वाई का कुछ वैल्यू होगा, समझ रहे हो? तो वैसे सिनारियो में जब x के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू होगा तो आपका अगर फंक्शन का कुछ शेप इस तरह का दिखता है तो आपके फंक्शन का हमेशा क्या निकलेगा? मिनिमम निकलेगा इस पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि आपके फंक्शन का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या निकल सकता है? जहां पे इस कर्व का लोवेस्ट पॉइंट हो और ये लोवेस्ट पॉइंट यहां पे अलाई कर रहे हैं, समझ रहे हो? उसी तरह अगर इस दूसरे फंक्शन का निकाला जाए तो x एक्सिस y एक्सिस को आप प्लॉट करते हो, y इज फंक्शन ऑफ x, तो कुछ इस तरह का शेप बनेगा। तो इस तरह का शेप बनेगा तो इसका कुछ ना कुछ इधर मैक्सिमम बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा y का वैल्यू ज्यादा हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा पे फंक्शन की कोई वैल्यू अटेन ही नहीं हो पा रही है, और उससे कम होगा तो ये तो खुद ही ज्यादा दिख रहा है, समझ रहे हो? तो जब भी आपका शेप अगर डिफाइन कर सकते हो तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है। इसलिए इसको समझना जरूरी है, ठीक है। अब आप ये चीजें तो समझ गए, फिर आप पूछोगे कि मैक्सिमम और मिनिमम तो दिख रहा है, अगर एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दे कि फाइंड द मैक्सिमम ऑफ दिस गिवन इक्वेशन एट सम पॉइंट डिफाइंड इन द डोमेन, ठीक है, तो डोमेन आपका क्या होगा? जहां पे x अलग अलग वैल्यू चलेगी, ठीक है। अब यहां पे जब भी आप मैक्सिमम निकालोगे इस नीचे वाले की, तो मैक्सिमम निकालने के लिए आपके पास क्या होगा कि आपको चेक करना है कि किस पॉइंट पे आपका y का वैल्यू मैक्सिमम जा रहा है। पॉइंट इन द सेंस x का कौन सा वैल्यू होगा जहां पे इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए तो आप फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालते हो ऑप्टिमाइजेशन के केस में, अल्दो डिफरेंशिएशन हम लोग फिर से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंपल है तो इसलिए हम लोग समझ जाते हैं, आप लोग बेसिक्स किए ही होंगे। तो एफ प्राइम एक्स जो निकालोगे यानी कि dy बाई dx जो निकालोगे, दिस वुड बी लाइक 2ax प्लस b, ठीक है, इक्वल टू 0। यही करते हो आप ऑप्टिमाइजेशन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। ए आया कैसे अब समझ लेते हैं। अब आपका कोई एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर n, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है d ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स का आता है n इंटू एक्स टू द पावर n, ठीक है। अगर वहीं आपका a से मल्टीप्लाइड होता तो आता a से यहां मल्टीप्लाई हो जाता। a क्या है? एक कंस्टेंट है, n क्या है? कंस्टेंट है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आता है। तो यहां पहला वाला जो टर्म है, यहां पे a कंस्टेंट है, n का वैल्यू 2 है, तो 2a कंस्टेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा और x का पावर क्या बचेगा? सॉरी, यहाँ पे n माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ x का पावर 2 माइनस 1 यानी कि x का पावर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो x का पावर 1 लिखो या x लिखो, बात बराबर है। तो इसको आप याद रखना। इसके अलावा यही चीज अगर आप अप्लाई करोगे यहाँ पे b वाले टर्म में, तो b इज द वैल्यू ऑफ द कंस्टेंट हियर और x का पावर 1 है, तो यहाँ पे x का पावर 1 है तो n का वैल्यू 1 होगा, तो b इंटू 1 वुड बी b, ठीक है। और x का पावर क्या होगा? 1 माइनस 1 दैट वुड बी x का पावर 0, और x का पावर 0 कितना होता है? किसी भी कंस्टेंट का, वेरिएबल का पावर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। और जो कंस्टेंट है, अगर मान लो कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू c, ठीक है, तो dy बाई dx जो निकालोगे इसका वैल्यू होगा 0, तो इसलिए आपका वैल्यू होगा 0, ठीक है। तो ये आपका निकलेगा dy बाई dx।
तो इसको आप निकालते हो तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, यानी इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। अब आप देखो कि अगर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन वही है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ a, तो इन दोनों पॉइंट पे x इक्वल टू मतलब इन दोनों कर्व में, ठीक है, अगर निकाला जाए नीचे वाले केस के लिए मैक्सिमम और ऊपर वाले केस के लिए मिनिमम, तो दोनों जगह पे x की वैल्यू यही होगी, ठीक है। और x की वैल्यू ये होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, आप कैसे निकालोगे, x का वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर दोगे, x का वैल्यू पुट करोगे तो जो भी आपका फंक्शन आएगा वही फंक्शन आपका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा इस केस के लिए और मिनिमम वैल्यू होगा इस केस के लिए। इस वाले केस में क्या है, a इज लेस देन 0 और इसमें a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब आप इसको एक बार नोट डाउन करो और y का भी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, x का वैल्यू जो डालोगे यहाँ पे a इंटू एक्स स्क्वायर है तो x का वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a करोगे और उसका स्क्वायर निकालोगे। उसी तरह b इंटू एक्स जो है इसमें b इंटू माइनस बी अपॉन 2a करोगे, ठीक है, और प्लस c करोगे, ठीक है। उसके बाद निकालकर जो वैल्यू आएगा आपका वो इस वाले केस के लिए फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी और इसमें मिनिमम वैल्यू होगी। तो अगर आपको एग्जाम में अगर पूछता है कि एक प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है, उस प्रॉफिट फंक्शन में आपको पता चल रहा है कि एक पैराबोला टाइप का दिख रहा है, ठीक है, तो उसमें कहेगा कि आप निकालो मैक्सिमम मिनिमम क्या है, तो सिंपल सा है, आपने इस तरह का डाला है तो यहां से एक्स का वैल्यू सीधा निकालो, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, समय बचेगा। इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, ऑप्शन में दिया हुआ है तो ठीक है, अगर ऑप्शन में 2 पॉइंट दिया हुआ है एक्स का ऐसा, तो प्रॉफिट पे डायरेक्ट जाओगे और उसमें देखोगे वैल्यू कौन वाई के बराबर मैच कर रही है, वहीं आपका इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार बताओ। मैंने वाई स्टार की भी वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। तो इस वाले केस में जो फंक्शन का मैक्सिमम निकलेगा दैट वुड बी इक्वल टू सी माइनस बी स्क्वायर बाई 4 है। उसी तरह इसमें क्या होगा, सी माइनस बी स्क्वायर बाई 4 है। एक बार आप नोट डाउन कर लो, मैं इसके बाद एक एग्जांपल कराता हूं। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में एक बार टाइप कर देना। मान लो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है
y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो a का वैल्यू कितना है, 3 है, एंड 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 3 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स वाले वाले केस की बात हो रही है, तो यहां पे क्या निकलेगा, मिनिमम निकलेगा। और मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, x² इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो b की वैल्यू कितनी है, 2 है, और a की वैल्यू कितनी है, 3। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 3 रखोगे यहां पे, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 3, तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आएगा -1/3। ठीक है, तो x का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, जहां पे फंक्शन अपना मिनिमम अटेंड करेगी, दैट वुड बी -1/3। और फंक्शन का मिनिमम कितना होगा, y स्टार वुड बी इक्वल टू कितना, c माइनस b²/4a। तो इसका मतलब कितना आएगा, तो c का वैल्यू कितना है, c कितना होगा बताओ, c इज -1 माइनस b कितना है, b कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए के वैल्यू 3, तो 4 इंटू 3 वुड बी 12, तो ये हो जाएगा 1/3। सो -1/3 दैट वुड बी -4/3। तो ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। उसी तरह अगर आप निकालोगे y इक्वल टू -3x² प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, तो यहां पे a का वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, तो उस वाले केस में मैक्सिमम निकलेगा इस पॉइंट पे, और फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां पे वैल्यू नेगेटिव है, तो ये जो केस दिख रहा था, ये हमारे टिपिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, समझ रहे हो, जहां पे हमारा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट से लेना देना होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमारा नेगेटिव वैल्यू भी आया। तो अगर आपका अप्लाइड क्वेश्चन आएगा, अप्लाइड क्वेश्चन आएगा मतलब इकोनॉमिक्स के सेंस में, तो वहां पे आप देखोगे कि x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। अगर निगेटिव है तो आपका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड, देयर शुड बी नो वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमारा निगेटिव आउटपुट हो ही नहीं सकता, निगेटिव इनपुट हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में पूछता है, समझ रहे हो, प्योर मैथ्स में पूछता है, कोई एप्लीकेशन नहीं पूछा है, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रखा है कि फर्म की प्रॉफिट है, कॉस्ट है, क्या है, नहीं है। ठीक है, अगर ये सब नहीं पूछा हुआ है तो सिंपल सा आप याद रखोगे कि आपका वैल्यू निगेटिव क्वाड्रेंट में भी जा सकता है, समझ रहे हो, तो इसको आप हमेशा याद रखना। इसको एक बार, इस एग्जाम्पल को आप नोट डाउन कर लो। अभी तक किसी को कोई डाउट है, डाउट है तो एक बार चैट बॉक्स में आप टाइप कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, मैं अभी सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में सिंप्लिसिटी के लिए बना रहा, लेकिन ये सबके लिए होल्ड करता है। ठीक है, तो अगर मान लो आपका एक पॉइंट है पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी। इस ए का नोटेशन जो है कोऑर्डिनेट, यहां पे है x1 और यहां है y1। उसी तरह बी का जो पॉइंट है, यहां है x2 और यहां है y2। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हो नोटेशन को, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपसे अगर पूछा जाए
कि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो लाइन पास कर रही है उस लाइन का स्लोप क्या है, इस दोनों के बीच के लाइन का स्लोप क्या है। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में एक लाइन जो जा रही है उस लाइन का स्लोप क्या है। इस लाइन का स्लोप हमें निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसका स्लोप निकालने के लिए आप जानते हो कि स्लोप का मतलब होता है चेंज इन द वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मतलब इन दोनों पॉइंट में यहां से यहां जाने का जो चेंज होगा y एक्सिस पे डिवाइडेड बाय x एक्सिस पे, यही बताएगा स्लोप। ठीक है, यानी कि y पे चेंज कितना हुआ, y2 माइनस y1। x में चेंज कितना हुआ, x2 माइनस x1। अब आप दोनों जगह देखो, y2 का वैल्यू ग्रेटर है y1 से, सो दिस न्यूमरेटर वुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये जो न्यूमरेटर है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। उसी तरह x2 जो है ग्रेटर है x1 से, तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी ये भी ग्रेटर देन जीरो होगी। तो जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपका पॉजिटिव वैल्यू अटेन करेगा तो इन दोनों का जो रेशियो निकलेगा दैट वुड बी पॉजिटिव। ठीक है, मतलब अगर 5/4 की मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन अगर वहीं -5/3 की मैं बात करूं तो दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू। -1/-1 वुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इन सारी चीजों को याद रखना। तो दोनों जब पॉजिटिव है दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव स्लोप, मतलब इंक्रीज कर रहा है। और एक इसका एग्जांपल है सप्लाई कर्व हो सकता है, सप्लाई कर्व इज पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग, वही तो है। तो जब भी पॉजिटिव होगा दैट मीन्स अपवर्ड स्लोपिंग। अगर यही आपका कुछ इस तरह का होता डायग्राम, एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस, यहां पॉइंट ए और यहां पॉइंट बी, तो इन दोनों के बीच का जो लाइन है इसका स्लोप निकालते हैं तो दैट वुड बी निगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो स्लोप जब निगेटिव होगा तो आपका क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। एग्जाम्पल के लिए आपका डिमांड कर्व। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना कि स्लोप क्या है, दिस स्लोप ए। अगर मान लो स्लोप का वैल्यू ए लिखते हो तो दिस ए इज इक्वल टू y1 माइनस वाई सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो यही आपकी वैल्यू है स्लोप की। ठीक, लेकिन अगर मान लो यहां पे x2 और x1 दोनों वैल्यू सेम है तो क्या होगा, x2 माइनस x1 वुड बी इक्वल टू जीरो, x2 माइनस x1 वुड बी इक्वल टू जीरो। जब ये जीरो होगा तो ये स्लोप डिफाइंड होगा, नहीं होगा। जब स्लोप डिफाइंड नहीं होगा तो किसकी बात कर रहे हैं, कि जब हमारा x का वैल्यू सेम है, यानी कि कुछ इस तरह का इक्वेशन दिखेगा आपको जहां पे x चेंज नहीं होगा, तो उस तरह का आपका x फिक्स रहेगा मान लो, लेकिन y चेंज हो रहा है तो ग्राफ आपका इस तरह का दिखेगा, वर्टिकल ग्राफ, और इसका स्लोप डिफाइंड नहीं है, स्लोप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और वैसे केस में आप बोलते हो कि इनफाइनाइट स्लोप। ठीक है, तो इनफाइनाइट डिफाइंड नहीं होता तो इनफाइनाइट पे नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप मैथमेटिकली समझोगे वो अनडिफाइंड होता है। लेकिन वहीं आप कर आपका नीचे का वैल्यू कुछ पॉजिटिव हो या निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ऊपर का जो वैल्यू है वो अगर जीरो है, ठीक है, यानी कि y2 का वैल्यू और y1 का वैल्यू दोनों सेम है, तो जब y2 और y1 का वैल्यू सेम होगा उस केस में आपका जो ग्राफ बनेगा x और y एक्सिस का कुछ इस तरह का होगा। यानी कि अगर मान लिया जाए कि अगर आप दो पॉइंट के बीच में देखते हो तो पॉइंट आपका पॉइंट ए यहाँ है और पॉइंट बी यहाँ है, और दोनों के सामने y का वैल्यू y0 है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे है आपका x1, यहाँ है x2, लेकिन y का वैल्यू दोनों में सेम है, तो आपका न्यूमरेटर का वैल्यू होगा जीरो और डिनोमिनेटर का वैल्यू होगा
कुछ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो वैसे में आपका स्लोप क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जब भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे वहां पे स्लोप क्या होगा, 0 हो। जब भी आपका वर्टिकल लाइन की बात करेंगे उसका स्लोप क्या होगा, इंफिनिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आप याद रखना, इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में कीन्स की लिक्विडिटी ट्रैप पढ़ोगे, ठीक है। तो लिक्विडिटी ट्रैप जब पढ़ोगे तो वहां पे आपका हॉरिजॉन्टल लाइन की बात होगी, ठीक है। और वही बोलोगे इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड, ठीक है। तो ये अभी के लिए हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको ये बता दिए कि हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब है स्लोप इक्वल टू 0। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि कैसे क्या हुआ, पे कितना स्लोप है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। 0 का मतलब हुआ कि अगर आपका x में चेंज हो रहा है तो y में चेंज नहीं हुआ, स्लोप 0 है तब, ठीक है। वर्टिकल लाइन में क्या है कि अगर आपका x चेंज नहीं भी हो रहा है तो भी आपका y का वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। यही आपका वर्टिकल लाइन का मतलब है। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लो। चलो अब इसी के एक्सटेंशन में हम लोग बात करते हैं। अगर आपका मान लो स्लोप दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, तो आप एक लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो क्या। जैसे कि अगर मान लो यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है, तो एक पॉइंट है ए, ठीक है। इस ए का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे x1 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट है y1। इसके बीच से कोई लाइन गुजरती है जिस लाइन का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है कितना, ए। जो ये स्लोप हमने माना है ए, इस ए इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर मान लो आपका सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है तब तो निकाल सकते हो, लेकिन आपका सेकेंड पॉइंट अगर नहीं दिया हुआ है तब क्या। तो एक लाइन पास करती है जिसका स्लोप है ए और इस पॉइंट से गुजरती है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो उस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, दैट लाइन शुड हैव सम पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट को x2 y2 बोल सकते हो। इसी तरह एक और कोई कोऑर्डिनेट होगा x3 y3, ठीक है। लेकिन जनरल टर्म्स में बात करेगा, बहुत सारे पॉइंट्स मिलाकर एक लाइन बनाएंगे, तो आपको जनरल टर्म्स में बात करने के लिए आपको एक्स वाई के टर्म्स में बात करना पड़ेगा और एक्स वाई अलग अलग वैल्यूज लेंगी, ठीक है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे एक्स वाई के वैल्यूज लेंगे इस लाइन पे, जो कि इस लाइन को बनाएंगे और उसका स्लोप होगा ए के बराबर। तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो एक पॉइंट जो है y2 माइनस y1 के जैसा है, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट x2 होगा y2 होगा, ये स्लोप आएगा एक पॉइंट पे जाकर के, मतलब सेकेंड पॉइंट अगर आप लेते हो x2 y2 तो उसका स्लोप क्या होगा y2 माइनस x2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो उसी सेंस में अगर हम बात करें तो एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x और दूसरा कोऑर्डिनेट है y, ठीक है। जनरल टर्म्स में इसका हो सकता है x2 y2, एक हो सकता है x3 y3 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन जनरलाइज्ड के लिए हम लोग बात कर रहे हैं एक्स वाई, ठीक। तो इसमें आप इक्वेशन कैसे निकालोगे, इक्वेशन निकालना है तो आप देखोगे कि यहां पे स्लोप दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है x1 और y1, स्लोप कितना है a, ठीक है। तो स्लोप आपको a दिया हुआ है और आपका पॉइंट दिया हुआ है x1 y1।
दिस इज योर इनिशियल पॉइंट ए, दिस इज योर स्लोप। तो वहां पे इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ए विथ स्लोप ए would be with the equation y minus y1 equal to a into x minus x1। ये कैसे आया? ये आया ऐसे y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू a। कहने का मतलब इस पे कोई एक पॉइंट ले लो आप, यहां पे इस पॉइंट को आप नाम दे दो, कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लो x और y। तो इस xy पॉइंट P और पॉइंट A, इन दोनों के बीच से आप स्लोप निकाल सकते हो, और उस स्लोप का वैल्यू जो होगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, क्योंकि A का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। ठीक है, तो जब A का कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा और P का कोऑर्डिनेट xy होगा, तो इन दोनों से स्लोप निकालोगे तो y माइनस y1 अपन x माइनस x1, और ये P पॉइंट इस लाइन पे कहीं भी लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका स्लोप आएगा। यानी कि अगर आपका स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो आप उस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, इसको अप्लाई करके। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट A with coordinates x1 y1 and a slope a। ठीक है, तो this is the equation of a line passing through point x1 y1 and with a slope a। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो आपका स्लोप नहीं पता है, इसके जगह स्लोप के जगह पे आपको दिया हुआ क्या है कि एक दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। जब दूसरा पॉइंट बी दिया हुआ है तो उन दोनों के बीच में आप स्लोप निकाल सकते हो, और स्लोप निकाल सकते हो तो सिंपल सा इसमें वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो अगर मान लो इस पी की जगह मेरा पॉइंट है बी, ठीक है, हमारा यहाँ पे है ही, तो यहाँ देखते हैं पॉइंट बी है, तो इस बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है, तो इन दोनों के बीच से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या निकलेगा आपका, सेम यही वाला अप्लाई करेंगे जो हमने यहां पे देखा है। तो इसको अप्लाई करोगे आप तो आपका आएगा y माइनस y1 इक्वल टू, ए का वैल्यू आपको नहीं पता है, लेकिन दो पॉइंट से आप स्लोप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? इस फॉर्मूले से। तो दैट वुड बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस x1। ठीक है, तो ये आप लिख लो। ये किसका है इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो। कोई डाउट है तो बताओ, नोट डाउन कर लो जो मैंने अभी कराया स्लोप के साथ। आई होप आपने लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें क्वेश्चंस में पूछा गया कि इनइक्वालिटी पे कुछ पॉइंट्स होल्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें समझो, अगर मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 1 की बात करते हैं, तो आपने लिया एक्सिस, x एक्सिस x10, y
वाई डैश। ठीक है, तो अगर मान लो x का वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो y का वैल्यू 1 होना चाहिए इसको होल्ड करने के लिए। यानी कि एक पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट होगा a। ठीक है, ये ओरिजिन होगा। दूसरा क्या होना चाहिए, ये पॉइंट a जो है यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 0 और y का वैल्यू कितना है 1, यानी कि इस पॉइंट a का जो कोऑर्डिनेट है 0 और 1 है। ठीक है, ओरिजिन का 0 0। दूसरा पॉइंट देखोगे यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए, तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू आप देखते हो तो इसको निकालने के लिए आप ऐसे बनाओगे x y। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो जब आपका x का वैल्यू 0 होगा y का वैल्यू 1 होगा, जब y का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू 1 होगा, अगर x का वैल्यू -1 होगा तो y का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, अगर y का वैल्यू -1 होगा तो x का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, अगर आप मान लो कि x का वैल्यू हाफ होगा तो 2 का वैल्यू हाफ होगा। ठीक, तो अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू आपका कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये पॉइंट ले लिया जाए b। ठीक है, इसका है 1 0 कोऑर्डिनेट। उसी तरह एक पॉइंट होगा c, दैट वुड बी हाफ हाफ। उसी तरह एक पॉइंट होगा जहां पे x की वैल्यू -1 होगी और y की वैल्यू 2 होगी, तो x -1 और y 2, कुछ पॉइंट यहां होगा। और एक पॉइंट होगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1, तो y -1 x इक्वल टू 2। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो ये जो लाइन बनेगा, यही लाइन आपका जो लाइन होगा, ये लाइन होगा x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वालिटी में तो आप इस तरह से ड्रॉ कर लोगे, लेकिन इनइक्वालिटी में क्या करोगे, अगर यहीं पे आपका पूछा गया है x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अगर मान लो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू भी 1 है, तो ये दोनों ग्रेटर देन 1 है, तो 1 1 कहां लाई कर रहा है x1 और y1, तो x1 यहाँ पे y1 यहाँ पे, यानी कि इस पॉइंट की बात हो रही है। तो ये इसको सेटिस्फाई करे, यानी कि इधर वाला जो पोर्शन होगा, ए वाला जो पोर्शन होगा, दिस पोर्शन वुड बी x प्लस वाई ग्रेटर देन 1। जब ये वाला पोर्शन आपका x प्लस वाई ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये लोअर पोर्शन जो होगा x प्लस वाई लेस देन 1 होगा। ठीक है, लेकिन आपके इनइक्वालिटी में अगर दिया हुआ है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन 1 ये पोर्शन हो गया, इक्वल टू वाला ये हो गया। उस वाले केस में इस लाइन को इंक्लूड करते हुए सारे इस हाफ वाले पोर्शन को आप इंक्लूड करोगे। ठीक है, उसी तरह आपको पूछा गया है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो उसमें आप इस लाइन को इंक्लूड करते हुए इस एरिया की बात करोगे। ठीक है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो, इसको एक एग्जांपल से सोल्व करेंगे जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है पीवाईक्यू में। सो हम लोग आगे बढ़ते एग्जांपल पे। आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स कौन से हैं, वो मतलब ओरिजिन 0 0, एंड दूसरा पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड -3। ठीक है, और रीजन ऑफ द ग्राफ का पूछा है, इनइक्वेशन लिखा है, इनइक्वेशन इनइक्वालिटी का ही बात है, तो 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y शुड बी लेस देन 5। ये आपकी इनइक्वालिटी दी हुई है और पूछा है कि इसके रीजन से कहां लाई करता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन बनेगा, क्योंकि इनइक्वालिटी है तो रीजन होगा, अगर इक्वालिटी होता तो आपका लाइन होता। ठीक है, तो अब पूछा है कि कहां लाई करती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज
O is inside and P is outside. ठीक है. Second option is O and P both are outside. ठीक है. Third option is O and P both are inside. ठीक है. और फोर्थ ऑप्शन है O आपका आउटसाइड है एंड P इज इनसाइड. तो सबसे पहले आपका रीजन समझना जरूरी है. तो रीजन समझने के लिए आप क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे. ठीक है. y एक्सिस, y डैश, x, x डैश, और आप अलग अलग वैल्यूज पुट करोगे. यहाँ पे आपका ओरिजिन है जो कि ओरिजिन की पॉइंट्स है 0 0, और एक p है 2 और -3, कुछ 2 होगा -3 होगा. ठीक है. इसको पहले समझते हैं हम. तो आप इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, उसके इक्वालिटी की लाइन बनाओगे और उसके बाद चेक करोगे कि इनइक्वालिटी किधर लाई कर रही है. तो हमारे लिए इसका इक्वालिटी क्या होगा, 2x - 3y प्लस 2x - 3y = 5. तो इसके लिए आप बॉक्स बनाओगे तो x y. ठीक है. तो x का वैल्यू अगर आप मान लो लेते हो 0, तो वैसे केस में आपका y का वैल्यू क्या होगा, x would be 0, then -3y would be equal to 5, then y would be equal to -5/3. तो यहाँ होगा -5/3. ठीक है. -5/3 का मतलब होगा -1.67 के आसपास. ठीक है. अगर मान लो आपका y का वैल्यू 0 लेते हो तो आपका 2x would be equal to 5, then x would be equal to 5/2, that would be 2.5. ठीक है. तो ये हो जाएगा 2.5. अगर मान लो आपका y का वैल्यू 1 लेते हो, y का वैल्यू 1 लेते हो, वैसे केस में क्या होगा, 2x - 3 would be equal to 5. तो 2x would be equal to 5 + 3 would be 8, x would be equal to 4. तो आपका x का वैल्यू होगा 4. अगर मान लो x का वैल्यू 1 लेते हो तो आपका y का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू आप 1 लोगे तो 2 - 3y = 5. तो -3y would be equal to 5 - 2 would be 3. So y would be equal to -1. ठीक है. -1. तो अब इसको प्लॉट करते हैं. एक पॉइंट है 4 1. तो अगर मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. उसी तरह इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. 1 है, 2 है, 3 है. 1 2 3 4. तो आपका 4 1 4 1. उसी तरह आपका 1 -1. ठीक है. तो कुछ यहां पे पॉइंट आएगा. उसी तरह आपका 0 और आपका -5/3. तो 0 और -5/3, 0 और -5/3 समथिंग यहाँ पे लाई करेगा. ठीक है. और उसी तरह आप 2.5 और 0 के बीच का देखोगे तो 2.5 एंड 0 समथिंग हियर. तो इन सारे लाइंस को आप ज्वाइन करोगे, इन सारे लाइंस को, तो ये आपका जो लाइन बनेगा दैट वुड बी 2x - 3y = 5. आप लोग इसको एक बार बनाओ, फिर आगे मैं बताता हूँ इनइक्वालिटी कैसे क्या करनी है. अब इसमें आप इनइक्वालिटी देखोगे, तो इनइक्वालिटी देखने के लिए कोई पॉइंट ले लो 0 0 की. ठीक है. तो 0 0 पॉइंट जो देखोगे तो 0 0 पॉइंट जो लाई कर रहा है तो इसके किधर है, तो आपका 0 और 0. ठीक है. तो अगर x का वैल्यू 0 है
और y का वैल्यू भी 0 है, तो 2x वुड बी 0 एंड 3y वुड बी 0, तो 0 माइनस 0 दिस इज 0 और 0 इज ऑलवेज लेस देन 5, ठीक है। तो ये इस रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इस इनइक्वालिटी की बात करें तो ये इधर की तरफ में बात कर रही है, ठीक है। तो एक इससे आपको डायरेक्ट निकल गया, जो आपका ओरिजिन होगा ये इसी रीजन में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन, तो आपका इसके इनसाइड में लाई करेगा। तो जहां भी वो आउटसाइड की बात हुई है वो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब देखेंगे पॉइंट पी का। तो पॉइंट पी पे जो आपका इक्वेशन बन रहा है पॉइंट पी पे 2 का, तो 2 is the value of x and -3 is the value of y। तो वैसे केस में आपका p का वैल्यू अगर देखा जाए तो उस इनइक्वालिटी को क्या होगा, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू माइनस 3। सो इसका वैल्यू दिखा लोगे तो 2 इंटू 2 वुड बी 4 माइनस 3 इंटू माइनस 3 वुड बी प्लस 9, ठीक है। तो 4 प्लस 9 इज 13। तो 13 जो है ये 5 से बड़ा है, यानी ये इस रीजन में लाई नहीं करता है। दिस इज नॉट लेस देन 5, ठीक है, नॉट लेस देन 5, यानी कि इस रीजन में लाई नहीं करता, यानी कि 2 माइनस 3 की बात हुई है, तो 2 यहां पे है और माइनस 3 यहां पे है, ठीक है। तो अगर आपका इनइक्वालिटी इधर है तो आपका ये जो पॉइंट है P 2 माइनस 3 का, दिस लाइज आउटसाइड, तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट, ऑप्शन 3 वुड बी इनकरेक्ट। अब यहां पे आप एक चीज को समझो कि जो आपका इनइक्वालिटी दिया हुआ है, इस इनइक्वालिटी में आपको ये ग्राफ बनाना था बस समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में समय का बचत होगा। क्या करना है, डायरेक्टली इस फंक्शन को देखना है, इस फंक्शन को देखते हुए आपको जो इनइक्वालिटी दी हुई है उस पर देखना है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है दैट विल बी इनसाइड दैट रीजन, लेकिन अगर उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो लाई करेगा आउटसाइड द रीजन, ठीक है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इनसाइड द रीजन, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आउटसाइड द रीजन, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग बताओ, ठीक है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग मैथ से डर जाते हो, मैथ से डर जाते हो तो ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है या कैलकुलेशन का लगता है। इसका जरूरत ही नहीं था, ये आज हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में जब आएगा तो एग्जाम में आपको इस डायग्राम को भी बनाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, इतने सारे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सीधा इसमें वैल्यू डालो और चेक कर लो, क्योंकि वही हमने चेक करके बताया, तरीका वही है। तो आपको मुश्किल से 1 मिनट लगने थे, ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगना और आपका सॉल्यूशन आपके सामने है, और इस पे गलत होने के भी चांसेस नहीं है। इतना मतलब बेनिफिट है आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का, आपको नेट के एग्जाम में थोड़ा सा मेहनत करो और वो भी बेसिक चीजें हैं, ठीक है, आपका नंबर सिक्योर हो गया, ठीक। तो इसको थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। यहां तक किसी को कोई अगर डाउट है तो आप लोग बताओ। ठीक है, तो बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेट और फंक्शंस में, मेनली इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो होमोजेनियस फंक्शंस वगैरह का है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं आपका डेरिवेटिव्स वगैरह करने के बाद, उस समय देखेंगे ताकि आपको कुछ समय क्लैरिटी रहे। उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो सीक्वेंस में जो जानना है, मेनली आपको क्वेश्चंस होंगे डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस पे। जब डाइवर्जेंस होगा यानी कि योर सीक्वेंस वुड बी
अ डाइवर्जिंग सीक्वेंस, ठीक है। और कन्वर्जेंस में होगा आपका सीक्वेंस जो होगा वो कन्वर्जिंग सीक्वेंस होगा। क्या होगा? कन्वर्जिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो अब आपका कैसे मेजर करोगे? अगर आप कंटिन्यूअसली सीक्वेंस बनाते चले जा रहे हो तो बहुत लंबे समय के बाद, कुछ मान लो 1 मिलियंथ टाइम या उससे भी आगे इंफिनिटी को टेंड कर रहे हो, तो उस समय अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को वो अटेन कर रही है, उसके तरफ भाग रही है, वैसे केस में कहोगे कन्वर्जिंग सीक्वेंस, ठीक है। लेकिन अगर दूर भाग रही है उसको बोलोगे डाइवर्जिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो इसमें कन्वर्जिंग सीक्वेंस और डाइवर्जिंग सीक्वेंस में देखोगे कि कैसे क्या होता है। तो अगर एक एग्जाम्पल देखा जाए, तो एक एग्जाम्पल ले लिया जाए आपका सीक्वेंस का 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अब आपका बढ़ता जा रहा है, तो ए सीक्वेंस आपका इंक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका एन आपका इंफिनिटी को टेंड करेगा, ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू को टेंड कर रहा है नहीं, क्यों? क्योंकि इंफिनिटी तो पता ही नहीं है हमें कहाँ है, तो एक पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू तो आ ही नहीं रहा। तो इस टाइप के सीक्वेंस को क्या बोलोगे? डाइवर्जिंग सीक्वेंस। क्या बोलोगे? डाइवर्जिंग सीक्वेंस। उसी तरह अगर मान लिया जाए, अगर आपका एक सीक्वेंस है 1 1/2, यानी कि 1 is 1/1, फिर 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस का क्या होगा? जब आपका n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो आपका nth टर्म क्या होगा? 1/n, जो कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/infinity के बराबर टेंड करेगी, एंड 1/infinity वुड बी समथिंग क्लोज टू 0, ठीक है। तो एक वैल्यू जो होगी आखिरी पे वो 0 के आसपास होगी, ठीक है। इसका मतलब है ये आपका क्या है? कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। इसको बोलोगे कन्वर्जिंग सीक्वेंस, ठीक है। यानी कि कन्वर्जिंग में reaches to a finite value as n tends to infinity, or you can say n is very large, ठीक है। और अगर कन्वर्ज नहीं करता है तो डाइवर्ज हो गया, यानी कि सिंपल से भाषा में समझे तो नॉट अ कन्वर्जिंग सीक्वेंस। अब उसी तरह अगर मान लो एक सीक्वेंस है 1 -1/2 1/3 -1/5 1/5 -1/6, तो इसका सीक्वेंस अगर इनफिनाइट तक चलता है तो इसका वैल्यू क्या होगा? ये कन्वर्जिंग सीक्वेंस है या कन्वर्ज नहीं कर रहा, इसका बताओ। तो इसमें देखोगे आपका दो केस हो सकता है, एक हो सकता है ऑड और दूसरा हो सकता है इवन। तो अगर आपका अगर nth टर्म जो है वो आपका ऑड है तो इस वाले टर्म्स में बात होगी तो 1/n की बात होगी। अगर इवन टर्म्स में बात करेंगे तो -1/n की बात होगी। लेकिन दोनों में अगर n आपका इंफिनिटी को टेंड करता है तो ये भी आपका 0 को टेंड करेगा, ये भी आपका 0 को टेंड करेगा, ठीक है। -1/infinity वुड गो टू 0, ठीक है। तो ये सीक्वेंस क्या होगा? कन्वर्जिंग होगा। अब यहां पे आपको दिखा दोनों पॉइंट, दोनों जो है ये 0 को कन्वर्ज करना है। क्या जरूरी है 0 को ही? नहीं, मैंने यहां लिखवाया है एनी फाइनाइट वैल्यू,
ठीक है, वो फाइनाइट वैल्यू 0 हो सकता है, कोई पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, कोई नेगेटिव वैल्यू हो सकता है, कोई इंटीजर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। ये आपका किसका है? कन्वर्ज सीक्वेंस का। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग सीक्वेंस या डाइवर्जिंग सीक्वेंस। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे हम लोग देखते हैं सीरीज का। सीरीज में आज हम लोग सिर्फ जियोमेट्रिक सीरीज की बात करें। अब यहां देखो, जियोमेट्रिक सीरीज में क्या होता है? जियोमेट्रिक सीरीज और अरिथमेटिक सीरीज में डिफरेंस क्या है? अरिथमेटिक मतलब एड होता जाएगा, यानी कि पहला टर्म अगर ए है तो दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d, मतलब ए प्लस डी प्लस डी, और इसका तीसरा टर्म मतलब तीसरे टर्म के बाद चौथा टर्म जो होगा ए प्लस 3d। ठीक है, यानी कि अगर ए एन की बात करें दैट इज सेम एज ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स टी। ठीक है, लेकिन इसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम लोग बस रिस्ट्रिक्ट करेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज पे। ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होता है? पहला टर्म होता है ए, दूसरा टर्म होता है ए इंटू कोई कंस्टेंट के। ठीक है, फिर तीसरा टर्म होता है ए इंटू के जिसको आप लिखते हो ए इंटू के स्क्वायर, तीसरा टर्म होगा ए के स्क्वायर, चौथा टर्म होगा ए के टू द पावर 3 एंड सो ऑन, इसी तरह बढ़ता जाएगा। और इसमें आप देखोगे कि आपका ए एन टर्म जो होगा दैट वुड बी सेम एज ए के टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये आपका क्या है? आपका ज्योमेट्रिक सीरीज की बात की गई है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज में आप ध्यान दो कि अगर आपके के का वैल्यू क्या हो सकता है? एब्सोल्यूट टर्म्स में ग्रेटर देन 1 हो सकता है या लेस देन 1 हो सकता है। ठीक है, तो आपके दो केसेस बनेंगे। जो पहला केस है के का ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, और ये जो सीरीज है ये दो टाइप का सीरीज हो सकता है। एक हो सकता है फाइनाइट सीरीज, दूसरा हो सकता है इनफाइनाइट सीरीज। तो दूसरा वाला जो है इनफाइनाइट सीरीज, इसमें आपके नंबर ऑफ टर्म्स पता ही नहीं है, ये इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। लेकिन जो फाइनाइट वाला सीरीज है उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स है, समझ रहे हो? यानी कि से 10 टर्म है या 50 टर्म है या 1 बिलियन टर्म है, ठीक है, लेकिन फिक्स। ज्यादा हो सकते हैं लेकिन एक फाइनाइट वैल्यू नहीं होंगे। इनफाइनाइट में कुछ का कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो आपने पिछले सीक्वेंस में देखा कि इसमें इनफाइनाइट वाला जो टर्म जा रहा है उसी में आप कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की बात कर रहे हो। सीक्वेंस में हमेशा इन्फिनिटी तक होगी, तो इनफाइनाइट वालों में आप चेक कर सकते हो डाइवर्जेंस का और कन्वर्जेंस का। ठीक है, अब सोचो कि इनफाइनाइट वाले में डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस हो सकता है और फाइनाइट में कोई एक फाइनाइट पे जाकर के एंड हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें मैं पूछूं कि किस वाले केस में कन्वर्जेंस होगा, किस वाले में डाइवर्जेंस होगा, और क्या ये जो इनइक्वालिटी है ये एब्सोल्यूट टर्म्स में मैंने क्यों लिया? जैसे समझो कि अगर कोई ए वैल्यू है और दूसरा है ए इंटू के, तीसरा है ए के स्क्वायर एंड सो ऑन, और ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसका nth टर्म क्या होगा? ए इंटू के का पावर n माइनस 1। तो जब आपका n इंफिनिटी को टेंड करेगा, इन दैट केस ए एन विल टेंड टू एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, इसको बेटर ऐसे लिखा जाए एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ए एन टेंड्स टू कितना? a इंटू
k का पावर इंफिनिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा k का पावर इंफिनिटी पे डिपेंड करेगा, और अगर मान लो आपका k का वैल्यू क्या है, 1 है, k का वैल्यू 1 है, तो 1 का पावर इंफिनिटी भी कितना होगा, 1 होगा। लेकिन अगर कोई एक से वैल्यू कम है, मान लो 0.99999, कुछ भी 99 बढ़ता चला जा रहा है, अगर मान लो रेकरिंग वाला सीन है, इसका पावर इंफिनिटी करोगे तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी इंफिनिटी के टाइम पे, और ए वैल्यू हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अगर यही वाला टर्म आपका देखा जाए 0.100000 और लास्ट में कोई एक 1 है, तो इसका पावर अगर इंफिनिटी में देखा जाए तो ये बढ़ता चला जाएगा, समझ रहे हो। ये कोई फाइनाइट वैल्यू पे नहीं है, समझ रहे हो। ये क्या देगा, डाइवर्जेंस देगा। तो यानी कि इसका कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं निकल पा रहा है, दैट मीन्स अगर कुछ ऐसा टर्म आएगा तो वैसे में आपका डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, लेस देन 1 आता है, तो कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। अब यहां पे समझो, क्या हमारा एब्सोल्यूट टर्म्स में सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, यहां मैंने एब्सोल्यूट टर्म्स लिखा है, तो निगेटिव में भी चेक कर लेते हैं। तो निगेटिव में अगर आप देखोगे तो अगर माइनस 0.99999 की बात करोगे, ठीक है, इसका पावर इंफिनिटी लोगे तो ये भी वैल्यू 0 को टेंड करेगी, ठीक है, बात बराबर ही है। उसी तरह अगर माइनस 1.0000 कोई एक लास्ट में 1 ले लो, इसका पावर इंफिनिटी करते हो, तो वैसे केस में ये कोई निगेटिव वैल्यू की तरफ दूर भागते चले जाएगी, यानी कि डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा एब्सोल्यूट टर्म से मतलब करता है, क्योंकि दोनों में नियर अबाउट सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो आपका हमेशा याद रखना कि डाइवर्जेंस कब होगा, जब आपका k का वैल्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में ग्रेटर देन 1 होगा, और लेस देन 1 होगा तो आपका कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। अब कन्वर्जेंस जब होगा उसी समय आप उसका सम निकाल सकते हो। जब डाइवर्ज करेगा तो आपको एक फाइनाइट वैल्यू पता ही नहीं चल रही है, तो उसका सम का वैल्यू इन्फिनिटी से के आसपास जाएगा, पता ही नहीं है भाई कहाँ है। अगर निगेटिव वैल्यू है तो माइनस इन्फिनिटी के आसपास जाएगा, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है तो उसका सम निकाल ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो आपको ज्योमेट्रिक सीरीज जो दिया होगा उसके सम के बारे में वो हमेशा याद रखना कि वहां वाले केस में k का एब्सोल्यूट वैल्यू वुड बी लेस देन 1, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो, इसके आगे फिर हम लोग आगे एक्सीड करते हैं कि कैसे इसका सम निकालना है, किस किस केसेस में सम का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अरिथमेटिक का नहीं करेंगे, सिर्फ ज्योमेट्रिक का करेंगे, एक बार नोट डाउन कर लो। आई होप आपने देख लिया होगा, लिख लिया होगा। चलो आप दो केसेस बनाते हैं, एक फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट, ठीक है। तो पहला वाला लेते हैं फाइनाइट सीरीज का। तो फाइनाइट सीरीज जो है आपकी है, पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म है ए के, तीसरा टर्म है ए के स्क्वायर, चौथा टर्म है ए के टू द पावर 3, और इसी तरह करके आपका मान लो कोई एक टर्म है ए के टू द पावर n, ठीक है, -1, ठीक है, जो कि nth टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। nth टर्म में क्या होगा, आपका k का पावर n-1, तो यानी कि टोटल टर्म कितने हैं n, तो इनका अगर सम निकालना है तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ फाइनाइट सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इस पे अगर आप निकालोगे सम, तो ये आपका वैल्यू जो आएगा कैसे निकालोगे, तो एक आपका एस एन निकल गया,
इसको k से मल्टीप्लाई करोगे तो k टाइम्स एस एन इक्वल टू क्या होगा, ए के प्लस ए के स्क्वायर प्लस ए के क्यूब प्लस ए के का पावर 4 प्लस ए के का पावर n माइनस 1 प्लस ए के का पावर n। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो देखोगे कि इसमें ये टर्म ज्यादा है और इस वाले में ये टर्म ज्यादा है। तो अगर आप एस एन माइनस के टाइम्स एस एन निकालते हो, एस एन इज द सम, ठीक है, तो दैट वुड बी इक्वल टू ए माइनस ए के टू द पावर एन। और इसको क्या लिख सकते हो, एस एन कॉमन 1 माइनस के इक्वल टू ए कॉमन 1 माइनस के टू द पावर एन। दिस गिव्स यू एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस के टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस के। ठीक है, तो आपके फाइनाइट टर्म अगर जीपी का दिया हुआ है तो उसमें सम निकालोगे, ये जो है आपका टर्म दिख रहा है और के जो आपका रेशियो है, ठीक है, जिससे चेंज हो रहा है, और एन का वैल्यू डाल दोगे। ठीक है, तो ये आपका टोटल सम होता है फाइनाइट का। ठीक है, तो इसको आप याद रख लेना। अगर मान लो दूसरा है आपका इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, अगर इनफाइनाइट का है तो इनफाइनाइट वाले केस में क्या करोगे, दो केसेस थे, एक था आपका के ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 में डाइवर्जेंट है, तो डाइवर्जेंट में आपका सम नहीं निकल सकता है, और ये जो लेस देन 1 है इसमें सम निकल सकता है। तो उस वाले केस में अगर मान लो आपका बनेगा एस एन इक्वल टू ए प्लस ए के प्लस ए के स्क्वायर एंड सो ऑन टिल ए के टू द पावर n माइनस 1 ए के टू द पावर n। लेकिन यही रुकेगा नहीं क्योंकि इनफाइनाइट सीक्वेंस है, तो बढ़ता चला जाएगा काफी लंबे समय तक। ठीक है, तो वैसे केसेस में अगर आप k से मल्टीप्लाई करोगे तो k इंटू एस एन वुड बी इक्वल टू ए के प्लस ए के स्क्वायर प्लस ए के क्यूब एंड सो ऑन टिल, फिर उसी तरह बीच में आएगा ए के टू द पावर n माइनस 1 प्लस ए के टू द पावर n, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता चला जाएगा और ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो एस एन माइनस के टाइम्स एस एन दैट वुड बी इक्वल टू ए, दैट मीन्स एस एन टेकन एज कॉमन इंटू 1 माइनस के वुड बी ए, तो एस एन वुड बी इक्वल टू 1 ए अपॉन 1 माइनस के। ठीक है, तो ये कब है, व्हेन के का एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 1। ठीक है, और नॉट डिफाइंड या नॉट बीइंग फाउंड व्हेन के इज greater than 1 in absolute terms because series is divergent। ठीक है, तो ये रहा आपका सम ऑफ इनफाइनाइट एंड फाइनाइट जीपी। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो एग्जांपल आपको पूछा गया है, ठीक है, ये जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का, इससे आपको रिलेशन पूछा जाता है, अरिथमेटिक का कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार समझ लो कि कैसे क्या है। सम वगैरह का क्वेश्चन आता है तो सम वगैरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट कर दोगे। ठीक है, इसको आप याद रखना। अभी के लिए इतना ही, बाकी हम लोग फिर देखेंगे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।